नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के, जो कि सोशल चेंज अर्थात सामाजिक परिवर्तन। तो इस सामाजिक परिवर्तन में संपूर्ण विषय वस्तुओं को हम आज लेकर उपस्थित हैं और इसके बारे में संपूर्णतया जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम परिवर्तन को देखते हैं तो परिवर्तन एक प्रकार से प्रकृति का नियम है। अर्थात हम देखेंगे कि प्रकृति का नियम अगर हम देखेंगे तो प्राकृतिक परिवर्तन भी होते रहते हैं। उसी प्रकार से प्राकृतिक परिवर्तन में हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग, कभी गर्मी आती है, कभी वर्षा आती है, कभी धूप होता है, कभी छांव होता है, कभी जाड़ा आता है, तो मतलब ये सब बसंत ऋतु आता है, तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। ये तो प्राकृतिक नियम है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन भी एक होता रहता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन किससे जुड़ा हुआ होता है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो मनुष्यों से जुड़ा हुआ होता है। अब मनुष्यों के भी अगर हम देखेंगे तो उसके बोली में भी परिवर्तन आती है, भाषा में भी परिवर्तन आती है, उसकी सोच में भी परिवर्तन आती है, उसके कर्तव्य में भी परिवर्तन आती है, उसके विचारों में भी परिवर्तन आती है। मतलब होल एंड सोल हम सब हर एक चीज़ में, उसके पहनावे ओढ़ावे, दैनिक जीवन, या ये सब सारी चीज़ों में हर प्रकार से परिवर्तन आते रहता है। आप देखेंगे कि जब बच्चा छोटा होता है तो कुछ वो समझता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन जब 12th कर लेता है तो नहीं मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे इंजीनियर बनना है। तो इस प्रकार से वो जो मोटिव होते हैं वो चेंजेस होते रहते हैं। अर्थात ये प्रकृति का नियम है, ये चेंजेस होते रहता है। उसी में अगर हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन की अगर हम बात करेंगे तो ये समाज में होने वाले परिवर्तनों से है। अब समाज में परिवर्तन होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसमें उसकी भाषा में परिवर्तन, उसकी वस्तुस्थिति में परिवर्तन, उसके रीति रिवाजों में परिवर्तन, उसके आदर्शों में परिवर्तन, उसके दैनिक जीवनों में परिवर्तन, उसके निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाने का परिवर्तन, उसके निम्न रहन सहन से लेकर के उच्च रहन सहन में आने तक का परिवर्तन, उसके पारंपरिक जीवन शैली से लेकर के आधुनिकी पद्धति में परिवर्तन। अर्थात हम अगर देखेंगे तो संपूर्ण रूप से अगर जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो वो समाज में जो होने वाले अलग अलग प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उस परिवर्तनों से होता है। अब इसी परिवर्तन को अगर हम देखेंगे तो एक ऑगबर्न का एक महत्वपूर्ण कोटेशन है। उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन जो होता है, उसमें सबसे पहले भौतिकी परिवर्तन होता है। अर्थात भौतिक रूप से परिवर्तन सबसे पहले होता है, अभौतिक परिवर्तन बाद में होता है। या फिर उन्होंने ये भी कहा कि परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो परिवर्तन होने में काफ़ी समय लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक साल में चेंजेस हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो सामाजिक परिवर्तन होने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि संपूर्ण समाज से है। आप एक आदमी के परिवर्तन होने से संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, होता है। कई बार होता भी है तो काफ़ी समय भी लगता है उसमें। तो हम समाज की जब बात करते हैं तो उसमें काफ़ी बहुत समय लगता है और उसके साथ वो परिवर्तित होते रहता है। तो ऑगबर्न का कहना है कि ये जो परिवर्तन होता है वो भौतिक परिवर्तन सबसे पहले होता है और फिर जो अभौतिक परिवर्तन है वो बाद में होता है। और ये रियलिटी भी है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम जो आज की चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं, उसको हम सबसे पहले अपनाते हैं, फिर हम अपने रहन सहन, बात व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ों को परिवर्तित बाद में करते हैं। लेकिन जो ओटावे हैं, ओटावे ने कहा है कि ये जो परिवर्तन होता है अर्थात सामाजिक परिवर्तन जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि अकबर ने जो कह दिया कि भौतिक परिवर्तन पहले होता है, अभौतिक परिवर्तन बाद में होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि परिवर्तन होता क्या है कि परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि आपका भौतिक और अभौतिक दोनों की जो अंतःक्रिया, दोनों जो होता है, भौतिक परिवर्तन और अभौतिक परिवर्तन दोनों की जो अंतःक्रिया होती है उसके साथ जो परिवर्तित होता है वो होता है क्या? तो सामाजिक परिवर्तन होता है। तो सबके अपने अपने मत होते हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने मत होते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के को खंडन करते हैं, दूसरा तीसरे को खंडन करते हैं, ये सब चलती रहती है। अब हम अगर देखेंगे
तो कुछ सामाजिक परिवर्तन के जो कुछ कारक होते हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो सामाजिक परिवर्तन के कारक होते हैं। अब ये जो सामाजिक परिवर्तन के कारक होते हैं उसमें आपका आता है नगरीकरण आता है, औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव, संस्कृतिकरण, और फिर आधुनिकीकरण। ये सब कुछ कारक होते हैं जिसके कारण से ये सामाजिक परिवर्तन होते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नगरीकरण। ये बात व्यवस्था तो निश्चित रूप से है कि नगरीकरण आप देखेंगे तो आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम सिर्फ भारतवर्ष की बात कर लेंगे तो नगर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आप देखते हैं कि गांव की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है? बिल्कुल नहीं। गांव की संख्या जो है वो घटती जा रही है, लेकिन नगरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। अर्थात उसका प्रभाव, नगरीकरण का प्रभाव बहुत तेजी से विस्तार होता जा रहा है, जिसके कारण से इसमें परिवर्तन होते जाता है। फिर हम देखेंगे कि औद्योगिकीकरण। आज हम हर एक चीजों को यांत्रिकीकरण की नज़रों से देखते हैं। चाहे हम अगर खेती बाड़ी से पहले हल से बहुत जोता जाता था, आज बहुत तरीके के जो हमारे पास यांत्रिक चीज़ें हैं, ट्रैक्टर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अगर पहले हम धान को अलग अलग प्रकार से कटवाते थे, आज मशीनों के द्वारा कटवा लेते हैं बहुत सारी चीज़ों को। ये सब सारी चीज़ें तो यांत्रिकीकरण के द्वारा, या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आप देखेंगे कि व्यवसाय है, तो उस प्रकार से हम औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारी सोच भी कैसी बढ़ रही है? तो औद्योगिक सोच भी हमारी बढ़ती जाती है। फिर पाश्चात्य सभ्यता। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो जो पाश्चात्य सभ्यता है वो बहुत तेजी से हमारे बीच एक प्रकार से संक्रांत कर रहा है, अर्थात दस्तक दे रहा है कि भैया तुम भी बढ़ो, तुम भी हमारी पद्धति को अपनाओ, तुम भी हमारी सभ्यता को अपनाओ। और हम उन चीज़ों को, उसके पीछे क्या हो रहा है कि कई बार हम अपने रीति रिवाजों को सब कुछ छोड़ करके उसके रीति रिवाजों को अपनाना पसंद करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम मान लीजिए कि कोई अगर उर्दू भाषी है, मैथिली भाषी है, पंजाबी है या कन्नड़ है, तो वो अपने आप को अच्छा सिद्ध करने के लिए जब दूसरे जगह जाता है तो वो कन्नड़ का प्रयोग नहीं करेगा, मैथिली का प्रयोग नहीं करेगा, उर्दू का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग करेगा, हिंदी का प्रयोग करेगा, मतलब अलग अलग प्रकार से प्रयोग करेगा जो कि हम ऊंचे सभ्यता में हैं। तो उसको लज्जा होती है कि हम अपनी सभ्यता को कैसे बताएं। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो हमें पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और जिसके कारण से हमारे सामाजिक परिवर्तन में बहुत ज़्यादा तेजी से विकास हो रहा है। फिर हम संस्कृतिकरण की तरफ देखते हैं तो एक महाशय हैं डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन कहते हैं, सॉरी इसमें आप ले लीजिए, ये संस्कृतिकरण में। तो डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन कहते हैं कि ये जो संस्कृतिकरण है वो क्या है कि जो नीची जातियां हैं, जिसको नीची जातियां समझी जाती हैं, वो अपने आप को या अपने स्तर को ऊंची जातियों के समान या ऊंचे जातियों के समान उठाने के लिए, या अपने स्तर से ऊंचे जाति के समान जो उनके रहन सहन है, व्यवहार हैं, उनके खान पान है, बदलाव है, आदर्श है, हर एक चीज़ को अपनाने के लिए उन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करता है, या फिर स्तर को।
तो उन चीज़ों को अपनाने का प्रयास करता है, तो धीरे 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 वो दो तीन एक दो तीन चार जो पीढ़ी होती है उसमें धीरे धीरे करके वो अपने स्तर से, अपने निचले स्तर से उच्च स्तर पर वो पहुंच जाता है। चाहे वो उसके व्यवसाय की बात हो, आदर्शों की बात हो, रहन सहन की बात हो, खान पान की व्यवस्था हो, या फिर मतलब जीवन जीने की शैली की बात हो, या सोच की बात हो, तो हर एक चीज़ों में परिवर्तन करता है वही संस्कृतिकरण है। और जब हम अपनी संस्कृतिकरण को परिवर्तित करते हैं तो वो किस चीज़ में आ जाता है? सामाजिक परिवर्तन में आ जाता है। और फिर आधुनिकीकरण तो डेफिनेटली है कि हम पर आधुनिकीकरण का प्रभाव अत्यंत तेजी से विकास हो रहा है। तो हम देखेंगे कि ये सब सारी चीज़ें आधुनिकीकरण में आपका नगरीकरण भी आ जाएगा, औद्योगिकीकरण भी आ जाएगा, पाश्चात्य सभ्यता का आ जाएगा, संस्कृतिकरण भी आ जाएगा, क्योंकि संस्कृतिकरण में भी निचले स्तर से ऊंचे स्तर में जाने का वो एक क्या होता है, कवायद होती है। तो ये सब सारी चीज़ें आधुनिकीकरण की पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करता है, जिसमें विचार हो सकते हैं, भाषा हो सकते हैं, रहन सहन हो सकती है, अपनी पीढ़ियों को बदलने का एक स्वभाव हो सकता है, अपने स्वभाव को बदलना, अपने विचार को बदलना, हर एक रहन सहन को, खान पान को, जीवन जीने की शैली को, हर एक या व्यक्तित्व को, हर एक चीज़ में जब हम परिवर्तन करते हैं तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ सिद्धांत भी होते हैं, तो हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। जब सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्रावैधिक सिद्धांत, फिर आपका आता है श्रृंखला सिद्धांत, और फिर तीसरा आता है चक्रीय सिद्धांत। ये मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत हैं उसमें से मुख्य रूप से ये 3 सिद्धांत माने गए हैं। इस प्रावैधिक सिद्धांत में आता है कि नए नए आविष्कारों की खोज, नई नई आवश्यकता जो कि हमें खोज करने पर मजबूर करती है। अब मान लीजिए कि अगर मुझे गर्मी लग रही है तो हम किस चीज़ को खोजेंगे? कि पंखा को खोजेंगे। अगर हमारे पास पंखा नहीं है तो हम किसी भी प्रकार से क्या करेंगे? दुकान से लाने का प्रयास करेंगे, कूलर का प्रबंध करेंगे, एसी का प्रबंध करेंगे, जैसा भी जो भी हमारा स्तर है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? उसका प्रबंध करेंगे। अर्थात सबसे पहले अगर प्रावैधिक सिद्धांत में आता है तो हमें आविष्कार का सिद्धांत और आविष्कार कहाँ से जन्म लेता है? आवश्यकता से जन्म लेता है आविष्कार। तो क्योंकि कहा ही गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम करते हैं तो उन चीज़ों से हमारे रहन सहन, जीवन जीने की शैली वगैरह सारी चीज़ों में परिवर्तन आने लगते हैं। फिर हम श्रृंखला का सिद्धांत अगर देखते हैं तो श्रृंखला का सिद्धांत इन्होंने ये मार्क्सवाद वगैरह जो हैं वो श्रृंखला का सिद्धांत को मानते हैं। वो कहते हैं कि जो ये एक प्रकार से चेनिंग सिस्टम होती है, हम एकाएक पूरा चेंज नहीं हो पाते हैं। ये सब जो हैं वो प्रावैधिक सिद्धांत मुख्य रूप से आपका ऑगबर्न और जो ओटावे हैं ये सब मानते हैं। ये जो आपका है वो कार्ल मार्क्स वगैरह हैं वो मानते हैं श्रृंखला का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि यह जो श्रृंखला का सिद्धांत है ये चेनिंग सिस्टम होती है। जिस प्रकार से मार्क्सवाद में सर्वहारा वर्ग की स्थापना की गई है तो उसमें एकाएक आपका चेंज नहीं हो सकता है, धीरे धीरे, लेकिन उसमें उस प्रक्रिया में हम लगे रहेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगी। उसी प्रकार से जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो इसमें श्रृंखला का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर चक्रीय सिद्धांत जो होता है, चक्रीय सिद्धांत में कहा गया कि चक्रीय सिद्धांत ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक परिवर्तन होता है वो एकाएक ऐसे नहीं जाता है। उसमें
थोड़ा सा ऊपर उठा, फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर उठा, इस प्रकार से परिवर्तन होते रहता है। अर्थात चक्रीय समान, ये पूरा एकदम से एकाएक परिवर्तन उसमें नहीं होता है। धीरे धीरे कभी मूवमेंट होता है, कभी नहीं होता है, कभी गतिशील होता है, कभी गतिशील नहीं होता है। तब ये इसमें चक्रीय सिद्धांत में कहा गया कि जो भी परिवर्तन होता है, कहीं कहीं पर बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, कहीं कहीं पर बहुत धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो कहाँ ज़्यादा जल्दी से परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो शिक्षा का प्रभाव जहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर बहुत तेजी से विकास होता है, सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। लेकिन जहाँ पर शिक्षा का प्रभाव कम होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन भी बहुत कम, धीरे 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 चलती है। इसका सबसे एक सटीक उदाहरण हम देते हैं कि आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े शहर हैं उसमें सामाजिक परिवर्तन बहुत ही तेजी से होता है। लेकिन आज भी अगर हम देखेंगे तो अपेक्षाकृत उसके, अर्थात बड़े बड़े शहरों के, गांव में जो परिवर्तन होता है बहुत धीमी गति से होता है। लेकिन होता तो है, लेकिन धीमी गति से होता है। तो यही हम कह सकते हैं कि कभी धीरे, कभी कम, कभी धीरे, लेकिन कहीं पर धीरे, कभी कहीं पर कम, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो मुझे लगता है कि ये आप सामाजिक परिवर्तन के बारे में बेहतर ढंग से जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।